युद्ध के मैदान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक नहीं, चार चार खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी है। इन हमलों में इजरायल भी अमेरिका का साथ देने उतरेगा। ईरान ने कहा है कि अगर उसके यहां अंधेरा छाया तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देगा। मॉस्को ने 48 घंटे में कीव पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। युद्ध में पहली बार किम जोंग उन की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। युद्ध की डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महायुद्ध में अब वो हथियार चलने वाले हैं जो खाड़ी में अंधेरा कर देंगे। मुस्तफा को झुकाने के लिए ट्रंप ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर देंगे। खाड़ी के महायुद्ध में एक बार इजरायल की री एंट्री की खबर कंफर्म है। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी में महाविनाश शुरू कर दिया है। रूस ने 48 घंटों में कीव पर दूसरा सबसे बड़ा अटैक किया। महायुद्ध में पहली बार किम जोंग उन मिसाइल लेकर उतर गया है। मुस्तफा और ट्रंप के बीच अब फाइनल राउंड की बारी है। ट्रंप अब ऐसे हथियार चलाने वाले हैं जो ईरान में अंधेरा कर देंगे। अगले कुछ घंटों में ही इन हमलों के शुरू होने की संभावना है। खाड़ी के महायुद्ध में 4 महीने बाद इजरायल की री एंट्री होने वाली है। इस खबर पर ट्रंप ने मुहर लगा दी है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में हुई हाई लेवल मीटिंग में सब तय हो चुका है। ईरान में टारगेट भी लॉक कर दिए गए हैं। ईरान में इस बार बमबारी ऊर्जा से जुड़े संस्थानों पर होगी। मुस्तफा ने भी काउंटर अटैक का प्लान जारी कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जिन जिन देशों के बेस अमेरिका युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन देशों के ऊर्जा संस्थानों पर ईरानी मिसाइलों की बारिश होगी। कामिकाज़े ड्रोन से तबाही होगी। इसके आदेश IRGC को भी दे दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ऊर्जा संस्थानों पर हमले का आगाज करेगा कौन? क्या हमेशा की तरह ईरान वार के बाद पलटवार करेगा? रिपोर्ट के मुताबिक इस बार हालात बदल सकते हैं। अमेरिका और इजरायल के हमलों से पहले ही ईरान मिडिल ईस्ट के देशों और इजरायल के ऊर्जा संस्थानों पर महाविध्वंसक हमले कर सकता है। ईरान के ऊर्जा संस्थान कहां हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू की हिट लिस्ट में? ईरान के पास 7 बड़े थर्मल और पावर प्लांट हैं, जिन्हें बचाना मुस्तफा की सबसे बड़ी चुनौती है। दमावंद पावर प्लांट, शाहिद सलीमी पावर प्लांट, शाहिद रजाई पावर प्लांट, केरमान पावर प्लांट, कारून 3 डैम, शाहिद अब्बासपुर डैम, बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ट्रंप की हिट लिस्ट में ईरान का दमावंद पावर प्लांट है। यह तेहरान के पास स्थित है। यह ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 2868 मेगावाट बिजली बनाने की है। अगर दमावंद पावर प्लांट की मेन यूनिट में अमेरिका इजराइल बंकर ब्लस्टर बमों से हमला करें तो मेन यूनिट को नुकसान पहुंचाएं तो ईरान में कई दिन तक अंधेरा कायम रह सकता है। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट शाहिदी सलीमी पावर प्लांट है। यह कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ है। इसकी क्षमता 2215 मेगावाट है। ईरान का तीसरा बड़ा पावर प्लांट शाहिद रजाई है, जो कजविन के पास स्थित है। इसकी क्षमता 2043 मेगावाट की है।
ईरान का चौथा बड़ा पावर प्लांट दक्षिण पूर्वी ईरान के केरमान शहर में है। इसकी क्षमता 1912 मेगावाट की है। ईरान गैस और डीजल से चलने वाले पावर प्लांट के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक और परमाणु से भी बिजली पैदा करता है। ईरान का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कारून 3 डैम है। खुजेस्तान प्रांत में स्थित कारून डैम की बिजली उत्पादन की क्षमता 2000 मेगावाट है। ईरान का दूसरा बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम शाहिद अब्बासपुर डैम है। यह भी ईरान के खुजेस्तान प्रांत में है। इसकी क्षमता भी 2000 मेगावाट बिजली बनाने की है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट में ईरान का बुशर न्यूक्लियर प्लांट है। यह फारस की खाड़ी के तट पर बना हुआ है। ईरान में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये एकमात्र कमर्शियल बिजली बनाने का परमाणु संयंत्र है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। इस पर इजराइल और अमेरिका ने कई बार हमले किए, लेकिन कैंपस और रिहायशी इलाकों को ही टारगेट किया है। मेन परमाणु ऊर्जा केंद्र को निशाना नहीं बनाया है। इसकी वजह पुतिन है, जिन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को वार्निंग दे रखी है कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां रूस के इंजीनियर काम करते हैं। बुशर परमाणु ऊर्जा केंद्र को रूस ही चलाता है, वही इसके लिए यूरेनियम देता है। बिजली संयंत्रों के अलावा ईरान की तेल रिफाइनरी भी ट्रंप के टारगेट लिस्ट में है। इसमें पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, अबादान ऑयल रिफाइनरी, इस्फहान ऑयल रिफाइनरी, बंदर अब्बास रिफाइनरी, इमाम हुमैनी रिफाइनरी शामिल है। ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर्शियन गल्फ स्टार है। ये फारस की खाड़ी के पास बंदर अब्बास में है। इसकी क्षमता 4,50,000 बैरल पर डे है। मुस्तबा की दूसरी बड़ी रिफाइनरी आबादान ऑयल रिफाइनरी है। ये ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसकी तेल शोधन क्षमता 4,30,000 बैरल डेली है। ईरान की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी इस्फहान ऑयल रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता 3,70,000 बैरल पर डे है। ईरान के घरेलू सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रिफाइनरी पर डिपेंड है। ईरान की चौथी बड़ी रिफाइनरी बंदर अब्बास रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता 3,50,000 बैरल पर डे है। ईरान की पांचवी बड़ी रिफाइनरी इमाम हुमैनी रिफाइनरी है, जो अराक में स्थित है। इसकी क्षमता 2,50,000 बैरल डेली की है। ईरान की छठवीं बड़ी रिफाइनरी शाहिद टोंगयान है, जो राजधानी तेहरान के पास है। इसकी क्षमता 2,50,000 बैरल डेली की है। अट्ठाईस फरवरी से चल रहे युद्ध में ट्रंप को अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ट्रंप ईरान में अंधेरा कर रिफाइनरी तबाह कर मुस्तबा को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ट्रंप ने इस प्लान में नेतन्याहू को भी शामिल कर लिया है। An understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed. मुस्तबा को सरेंडर कराने का दूसरा ट्रंप कार्ड क्या है? ट्रंप ईरान के खिलाफ समंदर में ब्लॉकेड लगाने के बाद जमीनी ब्लॉकेड भी लगाने पर विकल्प के लिए सहमत हो गए। उन्हें इसका आइडिया नेतन्याहू ने दिया। ईरान के जमीनी ब्लॉकेड का प्लान क्या है? क्या दो समंदर वाले ईरान का जमीनी ब्लॉकेड हो सकता है? ईरान की जमीनी सीमा 7 देशों से मिलती है। इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और अर्मीनिया ईरान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी से अरब सागर तक और कैस्पियन सागर जैसे समंदर भी ईरान के बॉर्डर से सटे हुए हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को समझाया कि अगर ईरान की जमीनी सीमाओं को लॉक कर दिया जाता है तो मुस्तबा अपना माल दूसरे देशों में नहीं भेज पाएगा। रूस और चीन से हथियारों के शिपमेंट भी ईरान तक नहीं पहुंच पाएंगे।
ईरान अपने हथियार हूती, हमास और हिजबुल्ला जैसे रेजिमेंट फोर्स तक नहीं पहुंचा पाएगा। ईरान तभी समझौते की टेबल पर आएगा। ट्रंप को अगर ईरान का लैंड ब्लॉकेट करना है तो 2 बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करना पड़ेगा। ये इंचेह बोरून और सरक से है। दोनों ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। सड़क मार्ग से ईरान का सबसे बड़ा व्यापार इन्हीं दोनों क्रॉसिंग से होता है। ट्रंप जब 4 महीने में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का टोटल ब्लॉकेट नहीं कर पाए तो 7 देशों के बॉर्डर पर कैसे कर पाएंगे? नेतन्याहू के इस प्लान में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक जैसे देश ईरान के साथ अपने आर्थिक हितों को दांव पर नहीं लगाना चाहते। अगर वो अमेरिका के साथ जाते हैं तो ईरान वहां उसी तरह मिसाइलें बरसा सकता है जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में करता है। ईरान की सीमा 3662 मील की है, जो कहीं पहाड़ी, कहीं दलदली, कहीं समुद्री है। वहां अमेरिका के लिए लंबे समय तक नाकेबंदी करके रखना असंभव है। ट्रंप के लिए इराक का बॉर्डर लॉक करना सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। ईरान, इराक के लोग वैचारिक तौर पर बेहद करीब हैं। फिलहाल पेंटागन के अफसर भी यही मान रहे हैं कि लैंडलॉक का प्लान जमीनी हकीकत से वैसे ही दूर है जैसे ट्रंप 6 महीने में ईरान की नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल सबको खत्म कर देने का दावा करते हैं। You know, they're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. Doesn't mean they don't have any capability. They have some, but very little. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon. ईरान में अंधेरा होगा तो मिडिल ईस्ट और इजराइल तक इसका असर दिखाई देगा। ईरान इस बार पहले हमला बोलकर उन देशों में अंधेरा कर सकता है जो अमेरिका के करीब है। इजराइल के लोवियानथन और तमा प्राकृतिक गैस क्षेत्र, सऊदी अरब, कतर के रास लाफ एलएनजी फैसिलिटी, यूएई, कुवैत, बहरीन की रिफाइनरी और गैस प्लांट ईरान की हिट लिस्ट में है। मुस्तबा की लिस्ट में यूएई का अबू धाबी स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा लेबेल अली पावर कॉम्प्लेक्स भी ड्रोन अटैक की रेंज में है। सऊदी अरब का लाल सागर के तट पर बना शोएबा पावर प्लांट निशाने पर है। इसके अलावा गजलन और जेद्दा पावर प्लांट में ईरान तबाही ला सकता है। कुवैत के अल सुबिया पावर प्लांट को भी ईरान हिट कर सकता है। मुस्तबा इस राउंड में निर्णायक हमला करेगा। मिसाइल और ड्रोन की बौछार सिर्फ ईरान से नहीं, रेजिडेंट फोर्स की तरफ से भी सभी गल्फ देशों पर होगी। लेबनान में हिजबुल्ला मरेगा, इराक से शिया मिलिशिया ठोकेंगे, यमन से हूती मारेंगे। हूतियों ने सऊदी अरब की नाक में दम कर दिया है। सऊदी अरब के 8 जहाजों को बाब अल मंदेब की खाड़ी से बैरंग लौटा दिया है। अब सऊदी अरब इन जहाजों को स्वेज नहर से आगे बढ़ाते हुए केप ऑफ गुड के रास्ते एशियाई देशों को तेल की डिलीवरी भेज रहा है। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने का मतलब तेल की लेट डिलीवरी और खर्चा ज्यादा। सऊदी अरब 3 जहाजों पर हमले के बाद हूतियों से बचाकर जहाज निकाल रहा है। सऊदी अरब की लड़ाई ऐसे हूती लड़ाकों से है जिनके एक हाथ नहीं है, पांव में जूते चप्पल नहीं है, फिर भी दनादन फायरिंग कर रहे हैं। इन्हें न मौत का डर है, न लूले लंगड़े होने का। इनके दिमाग में बस एक ही बात है, जान लेनी है और जान देनी है। सऊदी क्यों हूतियों को हरा नहीं पा रहा है? उसके पास हथियार भी हैं और युद्ध लड़ने का जज्बा भी है। ये तस्वीरें देखिए, हूतियों के हथियारों की परेड की है। अंदाजा लगाइए, एक आतंकी संगठन जो यमन के एक हिस्से में गैर आधिकारिक सरकार चलाता है, उसके पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है। हूतियों के जखीरे में 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। हूती की तूफान मिसाइल 1800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कुछ 4 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये रडार को चकमा देने वाली जमीन आधारित क्रूज मिसाइल है। आसिफ 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये लाल सागर में सऊदी के जहाजों पर हमले में इस्तेमाल की गई है। फिलिस्तीन 2 ये 2100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सना से प्योंगयांग की दूरी करीब 8000 किलोमीटर है।
वहां किम जोंग उन की फैक्ट्रियों में दिन रात हथियारों का निर्माण हो रहा है। किम की फैक्ट्री में बने हथियारों की डिमांड दुनिया के कोने कोने में बढ़ रही है। किम की मिसाइलें अब तो रूस यूक्रेन युद्ध में किलर साबित हो रही हैं। पहली बार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने नॉर्थ कोरिया में बनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों ने कीव में जमकर तबाही मचाई है। कीव के कई इलाकों में अब भी आग के शोले उठ रहे हैं। रूस का 48 घंटे में कीव पर दूसरा बड़ा अटैक है। रूस ने बीती रात कीव पर 35 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 27 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्होंने कीव में तबाही मचा दी है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 185 कामिकेजे ड्रोन भी दागे हैं, जिनमें यूक्रेन के एंटी ड्रोन यूनिट ने 154 को इंटरसेप्ट कर लिया। किम की मिसाइलें जहां गिरी हैं, वहां कोई बिल्डिंग समतल नहीं बची है। बहुमंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो लोग वहां रहते थे उनका क्या हुआ होगा। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये वोरोनोव परिवार के सदस्य हैं। एक बड़ा परिवार जिसमें पिता ऑटम, माँ ओलेना, उनके 7 बच्चे और उनका पोता शामिल है, जो उस समय उनके साथ ही था। 7 дітей і онук, який знаходився разом з ними. रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में कीव का बड़ा हिस्सा खंडहर जैसा दिखने लगा है। बड़ी बड़ी इमारतें या जल रही हैं या विस्फोट के बाद आग लगने से काली पड़ गई हैं। इमारतों के सामने खड़ी कारें कबाड़ हो गई हैं। घर रहने लायक नहीं बचे हैं। मैंने ये घर 15 साल पहले खुद बनाया था। मैंने इसे खरीदा था। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने अपने हाथों से किया है। बस यही है मेरे पास और कुछ नहीं है। भगवान का शुक्र है कि मेरे बच्चे बच गए। उन्हें बाहर निकाल लिया गया। वे जिंदा और ठीक हैं। यही सबसे जरूरी बात है। रूस का दावा है कि उसने कीव में मिलिट्री अड्डों को उड़ाया है। इसके अलावा उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जिसने यूक्रेनी सेना का साजो सामान तैयार किया है। पूर्वी यूक्रेन के जेपोरेजिया और डनस में जहां कुछ इलाकों में अब भी यूक्रेनी सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं, वहां रूस ने सुखोई 34 से फैब 1500 बम गिराए हैं। इन बमों में ग्लाइडेड किट लगी हुई है और टर्बो इंजन भी सेट है। सुखोई से लॉन्च होने के बाद इनकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। इन बमों ने पूरे इलाके को धुआं कर दिया है। वहां धुएं और धूल का गुबार दिखाई दे रहा है। फ्रंट पर जहां यूक्रेनी सेना जान बचाने के लिए छिपने के अड्डे ढूंढ रही है, वहीं रूसी सैनिक बर्लिन तक चढ़ाई करने की बातें कर रहे हैं। Как говорится, друзья, сперва на Киев, а потом сразу на Берлин. पुतिन के आर्सेनल में किम जोंग उन की मिसाइलों के आ जाने से जेलेंस्की बहुत घबराया हुआ है। यूक्रेन का दावा है शुरुआती जांच में पता चला कि कीव में दागी गई कुछ मिसाइलें उत्तर कोरिया की KN-24 मिसाइलें हैं, जो शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की कैटेगरी में आती हैं। किम जोंग उन की KN-24 मिसाइल हवा में रास्ता बदलते हुए उड़ती है, जिससे एयर डिफेंस के लिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना असंभव है। इसकी एक्यूरेसी 100 मीटर के दायरे में है, मतलब टारगेट से चूकने का चांस बहुत मिनिमम रह जाता है। सॉलिड फ्यूल होने से इसे रेडी टू लॉन्च मिसाइल माना जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रादुशने में रूसियों ने पहली बार उत्तर कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल किया। बेशक आगे जांच होगी और हर चीज की पुष्टि की जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए ये एक उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल है। मॉस्को के घटिया लोगों और उत्तर कोरिया की सन की सरकार के बीच ये गठबंधन मिसाइल्स के लिए, यूरोप में हमारी सीमाओं पर मौजूद उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए और हमारे यूक्रेनी बच्चों की जान लेने के लिए बना है। जेलेंस्की के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत कम बची हैं, लिहाजा अब रूस के लिए यूक्रेन का आसमान खुल गया है। बीती रात इसी वजह से यूक्रेन सिर्फ एक रूसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाया। जेलेंस्की के पास जहां इंटरसेप्टर मिसाइलें बची हैं, उन्हें हाई वैल्यू टारगेट को बचाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन में ही बनाने का लाइसेंस और टेक्नोलॉजी मांगा है। ट्रंप ने देने का वादा भी कर दिया है, फिर ट्रंप पलट गए। अब उन्होंने जेलेंस्की को झटका देते हुए कहा, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी यूक्रेन जैसे देशों से शेयर नहीं करेगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पता नहीं कब कौन देश दुश्मन बन जाए।
मतलब जेलेंस्की पर ट्रंप को बिल्कुल भरोसा नहीं है। Nobody else has that capacity. These weapons are incredible. And we have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important now. We are building many plants now to make those, and the Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen, but you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible. You look at war, it's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. I mean, जेलेंस्की के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत उनके खिलाफ बढ़ता जन आक्रोश है। रूसी मिसाइलों के डर के बावजूद कीव में हजारों लोग सड़कों पर हैं। वो जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कीव में जैसे जैसे जनता का प्रेशर जेलेंस्की पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुतिन का दबदबा बढ़ रहा है। ये उन 26 यूरोपीय देशों के लिए बड़ी टेंशन है जो यूक्रेन के भरोसे रूस से जंग लड़ना चाहते हैं।